हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने विश्व परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज बात करते हैं हम ऑटम की और पार्ट नंबर 2 इसमें हम आपको पढ़ाएंगे बहुत जबरदस्त चीजें। देखें जरा, अब यहाँ से आगे की बात अगर हम स्टार्ट करें, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था ऑटम के बारे में, ऑटम की संरचना के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली थी। और लास्ट टाइम मैंने आपको थॉमसन का मॉडल बता दिया था। ठीक है, चले उससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड भी हमने स्टडी कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल जो होगा इसका। ठीक है, देखेंगे मैंने आपको बताया था कि थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था उसकी सारी कमियों को दूर करके क्या किया था, एक नया मॉडल बनाया गया था। ठीक है, जिसको हमने रदरफोर्ड मॉडल बोला था। उसके बाद रदरफोर्ड की जो कमियां बच गई थी उन कमियों को दूर किया बोहर ने। समझ में आ रही है? जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एनी ऑर्बिट, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है। समझ में आ गई बात। लेकिन इसी बात को बोहर ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकता, है ना। केवल किसमें ऑर्बिट में, देखो जरा, अब बोहर ने क्या बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा तो, लेकिन उसमें बहुत सारी कंडीशन उसने रख दी हैं। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखें जरा आगे अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल। ठीक है, या मॉडल ऑफ ऑटम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब इसके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बोहर ने क्या किया, बोहर कंबाइन क्लासिकल एंड, देखो बोहर ने क्या कह दिया, एक तो क्लासिकल जो थे, क्लासिकल मॉडल जो थे, ठीक है, एंड अर्ली क्वांटम। क्या मैंने आपको बताया कि बोहर ने कंबाइन किया क्या, क्लासिकल क्वांटम और अर्ली क्वांटम कंसेप्ट को क्या कर दिया इन्होंने, कंबाइन कर दिया एंड गेव model which is called Bohr's मॉडल ऑफ ऑटम। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो बोहर ने अपने इस मॉडल को 3 स्टेटमेंट के थ्रू समझाया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बोहर ने अपने इस मॉडल को 3 स्टेटमेंट उसने दिए जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी चीजों को समझाया है। ठीक है, जिनको हम यहां पर बोलेंगे पोस्टुलेट्स। क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट्स। देखेंगे जरा, बोहर प्रपोज्ड दिस मॉडल by his 3 postulates। 3 postulates यहां पर इन्होंने बताए। ठीक है, एक एक करके तीनों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखें जरा, अब अगर मैं बात करूं, देखो ये 3 postulates से क्या कहलाते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चले जरा, अब पहले postulates की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा सामने क्या लिखा हुआ है, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स। पहले पोस्टुलेट्स में क्या बताया गया, इट इज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिसीव इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यानी क्या बात बताइए, यहां पर ये बात बोलिए क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आ रही है बात या नहीं, तो वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर लेता है सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एमिट्स करेगा एनर्जी तब जाके उसको ऑर्बिट मिलेगा। बिना एनर्जी के रिमूव किए भी उसको क्या मिल सकता है, स्टेबल ऑर्बिट्स मिल सकता है, जिसमें वो क्या करेगा, मूव्स करेगा। क्लियर है बात? चलो आगे देखें जरा, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन
इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यानी यहाँ पर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों सराउंडिंग एरिया में मूव कर रहा है, इसको मूव करने के लिए, इस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, हमको पता है सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, जहां पर भी कोई वस्तु और कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, सराउंडिंग मोशन करता है, तो वहां पर क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। और यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, उससे क्या मिलेगा, उसको फोर्स मिलेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट पोस्टुलेट्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सेकंड पोस्टुलेट्स पर आते हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। और देखो जरा, बोहर ने सेकंड पोस्टुलेट में क्या बात कही, दिस स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स for which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck's constant। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी और किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा, मूव्स करेगा, जिन ऑर्बिट्स में क्या होगा, उनका जो एंगुलर मोमेंटम है ना L, देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उनका जो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम L है वो h upon 2 pi का क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है which the angular momentum is some integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck's constant and the value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule per into second, ठीक है। The angular momentum of orbiting electron is quantized L equal to n into h upon 2 pi, ठीक है। और L का फॉर्मूला अपन कर देंगे mvr equal to n into h upon 2 pi where n क्या है, n की नंबर्स आप पुश कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो नेचुरल नंबर, और इनको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सॉरी भाई, तबीयत थोड़ी सी खराब है, देखते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर बातें समझ में आ गई? तो दो पोस्टुलेट्स आपको क्लियर हो गए, समझ में आ रही है बात। दूसरे पोस्टुलेट्स में क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम L जो होता है ना, इसका दूसरा फॉर्मूला mvr भी होता है, वो h upon 2 pi का क्या होता है, वो कंप्लीट इंटीजर होता है n। क्लियर है? चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जरा आगे नेक्स्ट बात को अगर मैं स्टार्ट करूं तो थर्ड पोस्टुलेट्स और बचता है बोहर का। देखिए जरा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट्स। और बोहर ने क्या बताया थर्ड पोस्टुलेट्स में, बोहर ने बात बताई क्या, एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर ऑर्बिट। समझ में आ रही बात? यानी कहने का मतलब ये है क्या कि इलेक्ट्रॉन जब क्या बताया गया, हायर से लोअर में जंप करे या फिर लोअर से हायर में जंप करे, तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी क्या कर देता है, अपनी रिमूव कर देता है कुछ एनर्जी। समझ में आ रही है बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव इट्स एनर्जी, अपनी एनर्जी को कुछ रिमूव कर देता है, ठीक है। आगे की बात को देखें जरा, क्या बताया गया, a higher to a lower orbit or from a lower to a higher orbit of E1 and E2 are the energies, ठीक है, associated with these permitted orbits, then the frequency nu of the emitted or absorbed radiations is given by, क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही किसके इक्वल होगा, h इंटू न्यू के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर h इंटू न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, है ना। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h, दैट इज बोहर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात? चलो आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं जल्दी जरा। अब देखें जरा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, आ जाइए।
अब हम देखेंगे बोहर के हाइड्रोजन मॉडल की कुछ बातें। ठीक है, कैसे देखें जरा। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? चलो अब याद रखेंगे आप, इसमें देखेंगे जरा, फॉलोइंग आर गिविंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ टर्म्स दी जा रही है जो रिलेट करती है किसको? टर्म्स रिलेट टू बोहर्स मॉडल। ठीक है, अब देखो बोहर के मॉडल की कुछ बातें हम स्टार्ट करेंगे अपनी। ठीक है, कुछ आज के लेक्चर में करेंगे, कुछ कल के लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? और ये सब बातें ही मिलकर के क्या बनाती है? बोहर का मॉडल बनाती है। मॉडल क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पर फंक्शन बताए गए, अब उनको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए जरा पहले टॉपिक की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या होता है, याद रखेंगे आप, देखेंगे जरा। अब यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, क्या? एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कहने का मतलब ये है, हमको एक बात पता है क्या, कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये कोई एटम है और इस पे मूव कर रहा है इस तरीके से। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स जो मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? अगर हम बात करें इस एटम के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? जो F लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे मिल रहा है। ठीक है, देखेंगे ना, एज सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड by the electrostatic force between atom and इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये है mv स्क्वायर अपॉन आर, यही तो होगा। और ये mv स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल होगा बताना जरा। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? 1/4 q1 और q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो देखना जरा, अगर यहां से मैं बात करूं तो कितना निकल के आएगा ये? इसको सीधा सीधा आप कह सकते हैं आर से आर कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 को k बोल सकते हैं आप, और ये बन जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 इसको आपने कह दिया। ये एक रिलेशन यहां से निकल के आ गया जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स से फाइंड किया गया रिलेशन। ठीक है, अब बात कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट टॉपिक में पूछा गया है क्या, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आ रही है? रेडियस ऑफ, सॉरी इसको हाइड्रोजन एटम अभी नहीं कहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी पढ़ना है, सभी के बारे में पढ़ना है। बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर हम इस ऑर्बिट की बात करें तो देखना यार, अगर यहां से मैं बात नोट करूं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, अगर हम अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग की बात करें तो यहां से क्या बात निकल के आती है, देखना यार। एंगुलर मोमेंटम इज
एम वी आर किसके इक्वल होता है, एन इंटू एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, करो स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर किसके को बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर हो गया, ये तो बनेगी वैल्यू, ठीक है। और इसी को आपने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमको क्या चाहिए देखना है, हमको रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रेडियस निकालनी है, ये आर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट भी आपने बनाई है और सेकंड भी आपने बनाई है। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों को उठा के डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। करो भैया, ऊपर से कितना आएगा बोलो भाई, लेफ्ट के कोने में ये है तो इसके कोने में भी लेफ्ट में आएगा, क्या आएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर। इधर देखो कितना है, के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर, और अपॉन में क्या है, ये उल्टा हो जाएगा ना इसका भाई, 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। और यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एम से एम चला गया, ठीक है, आर से आर आ गया। अब बचता क्या यहां से देखना जरा, यहां से बनेगा 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या बचता है इधर, के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर और अपॉन में क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। क्या वैल्यू दी गई यहां से, आर के एम, एम कहां चला जाएगा, एम आ जाएगा इनटू में। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखना जरा, इसको उल्टा कर दें आप, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर का आर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है। और इनटू वैल्यू कितनी बनेगी बोलो, के इंटू जेड स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और यही फॉर्मूला आ जाता है आपका रेडियस का। कितना फॉर्मूला आ जाता है, रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? आप इसकी वैल्यू उठा के रख सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू से भी काम चल जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर दोबारा लौटाता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये बताना जरा। मैंने आपको बताया कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 होती है ना। तो उसकी वैल्यू को अगर आप रिटर्न करेंगे तो कितना बन जाएगा बोलो। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो पहले ही, नीचे कितना है 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। इस के की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 1 नीचे आया और 4πε0 कहाँ गया, ऊपर आ गया। अब देखो क्या क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, यानी आर इक्वल टू कितना आ गया, ये बन जाएगा ε0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाता है, देखो जरा इधर से, ये आ जाएगा आपका एम पाई जेड ई स्क्वायर। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस जिस ऑटम की बात यहाँ पर की जाएगी उस ऑटम के अकॉर्डिंग आप क्या रख देंगे, जेड की वैल्यू उसको लौटा देंगे, ठीक है। ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, याद रखना। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। क्लियर बात समझ में आती? अब यहां से आगे की अगर मैं बात नोट करूं तो देखना जरा, ये क्या आ गया, परमाणु एटॉमिक नंबर आ गया। और एटॉमिक नंबर से ही आप क्या कर सकते हैं, अब जिस भी एटॉम की बात होगी उसका एटॉमिक नंबर यहां रखेंगे और रेडियस उसकी आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। आई होप इतनी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल में हम यहाँ पर कितनी बात, पहले मैंने आपको 3 पोस्टुलेट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग हमने बोहर के कंप्लीट मॉडल को स्टडी किया। इसके बाद आज हम बता रहे हैं 3 इसमें अलग अलग स्टेटमेंट, 3 या 4 चीजें, जैसे कि आप आगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, उनकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद इसका वेवलेंथ नंबर कितना होता है, लैम्डा बार जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसकी एनर्जीज कितनी होती है, काइनेटिक कितनी होती है, पोटेंशियल कितनी होती है, फिर दोनों को ऐड करके निकालेंगे कि कंबाइंड कितनी होती है, ठीक है, जिसको हम ई बोलते हैं। तो यहां से समझ में आया? यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को इक्वल रखा और यहां से कैंसिल करके एक इक्वेशन निकाली। उसके बाद मैंने बोला कि रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, नाउ द एंगुलर मोमेंटम इज mvr equal to n into h upon 2 pi. Now the square of the both side and we make the equation number second. Now to find the radius of the atom we will explain. Now the equation first divided by second, that is
ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे r, एंड द r का रिवर्स आप करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी इस k की वैल्यू। आप जब इसको रिटर्न करेंगे तो आ जाएगा r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m पाई z स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अब ये जो फॉर्मूला आया है ये सभी के लिए आया है, किसी भी एटम को उठाए हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा कुछ बात पढ़ लेते हैं, स्पेशल बात पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि बोहर ने जो बताया था, जो मॉडल दिया था, वो रिलेट करता है किससे, हाइड्रोजन से रिलेट करता है, ठीक है। इससे आगे की कुछ बात नोट करें जरा, यहां से एक बात देखेंगे आप ध्यान से, देखो जरा क्या बताया। अगर मैं यही फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करता हूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हमको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1 होती है ना। और इसको जब आप R वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो रखो यहाँ पर, कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, m पाई e स्क्वायर। Z तो खत्म हो गया, ये किसके लिए आ गया, ये हाइड्रोजन के लिए आया, तो उसके नीचे आप H लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला है, केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में भी अगर फर्स्ट क्लास के फॉर n इक्वल टू 1, अगर मैं बोल दूं क्या कि n की वैल्यू आपको एक रखनी है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अराउंडिंग इतने सारे ऑर्बिट है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो देखो जरा ऐसे कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n की वैल्यू तो 1 हो गई, m पाई e स्क्वायर। ये भी किसके लिए आ गया, हाइड्रोजन एटम के लिए आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा यहां से एक बात नोट करना भाई, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है, h भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है, यानी सारे के सारे वैल्यूज कैसे हैं, कांस्टेंट है। जब आप इनकी वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ही हम इसको नोट करके यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपका, देखो दिस रेडियस इज आल्सो कॉल्ड बोहर्स रेडियस। इसी रेडियस का नाम क्या बोला हमने, बोहर्स रेडियस बोला है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब यहां से एक बात और नोट करके ध्यान रखना, क्या, इसको नोट करके आप डाल देंगे और नोट करके एक बात बताइए, देखो R जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो n के, R प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर। आगे बात समझ में, इसको आप ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, R1 अपॉन R2 इक्वल टू n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। ये भी जरूरत पड़ेगी, एक एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बोहर्स मॉडल क्लियर हो गया होगा, बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल भी क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड हमने जो रेडियस निकाली ये भी क्लियर हो गई होगी। बाकी की नेक्स्ट चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और अच्छे से इसके फॉर्मूले जो है, इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा है, इसलिए आपको डेली ही चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।